When is a parent born? When your world changes in a moment? Nani? Or when the moment is celebrated by all? When you start learning again? Or with a new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. Hi everybody, a very warm welcome and a very good morning. Thank you so much. आप लोग हमारे साथ इस संडे मॉर्निंग को जुड़े हैं एंड आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं फॉर दिस वंडरफुल सेशन. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सिंस मैं ओपनिंग कर रही हूँ. मेरा नाम सोनाली है, सोनाली शिवलानी. मैं मुंबई से हूँ एंड मैं एक प्रेगनेंसी और पोस्ट नेटल कंसल्टेंट हूँ. 17 इयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 40,000 के ऊपर फैमिलीज के साथ मैंने काम किया है थ्रू माय क्लासेस, प्रोग्राम्स, वेबिनार्स एंड एटसेट्रा. ये सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज करवाया गया है कॉड लाइफ की तरफ से. कॉड लाइफ इंडिया की लीडिंग स्टेम सेल बैंक में से एक है एंड एक बात यहाँ पे मैं बोलना जरूर चाहूंगी कि जैसे ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, Cod Life की team very proactively within the first few days they got in touch. They said, "Ma'am, we can't do physical sessions. How can we reach, even in this pandemic to spread the information?" And from April last year, we have started doing these online sessions. So it's very commendable. Thank you to the entire team of Cod Life who have helped us coordinate all these sessions in these last difficult few months. मेरे साथ आज डॉक्टर प्रीति अग्रवाल भी जुड़ी हुई हैं. थैंक यू सो मच मैम. आपने अपना वैल्यूएबल टाइम, संडे, फैमिली एंड इमरजेंसीज, आई मीन आई एम श्योर एज अ गायनेक आपके स्केड्यूल में ये सारी चीजें बहुत ही डिफिकल्ट होती होंगी, बट स्टिल यू आर विद अस. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस and I would love for you to take a few minutes and address the audience and welcome them to the session. Thank you, Sonali. A very warm welcome and good morning to all my patients, who are all my friends also. And in the clinic time, I'm not able to give many informations and I'm not able to solve their queries. And therefore, I want you to brief them up about the exercises, how to manage pain during labor, and about postnatal exercises, myths which are there in pregnancies, what are the do's and don'ts in pregnancy. So I would like Sonali to brief you all about this. And I would like to thank Cod Life to join us on this platform and make it easy for our patients to learn many things about pregnancy which they want to know. Thank you so much, Sonali. Over to you. Thank you so much, ma'am. So अब हम शुरू हो जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. आई मीन आई एम श्योर आप लोग अपना बहुत सारा संडे का काम छोड़ के हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं. बहुत जल्दी भी है एक्चुअली, 10:30 काफी लोगों के लिए थोड़ा जल्दी भी होगा. अगर आपने अपना नाश्ता वगैरह नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कुछ ले आइए, बिकॉज प्रेगनेंसी में खाली पेट रहना इज नॉट गुड. एसिडिटी तो होगी ही, बट उसके अलावा आपके शुगर लेवल्स में भी फ्लक्चुएशन होते हैं और आपके बेबी तो 24/7 अंदर खा ही रहे हैं. So being hungry in pregnancy is the first don't, do not be hungry during pregnancy. The second is कि अपने बाजू में पानी की बोतल जरूर रख लीजिए, क्योंकि being thirsty or getting dehydrated also is another don't. तो ये दो चीजों को आप ध्यान रखेंगे. देखिए मेरा लेक्चर ऑलरेडी शुरू हो गया इन सब चीजों से. तीसरी चीज आपका कंफर्ट है.
क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको सपोर्ट, कंफर्ट, मतलब क्योंकि 1 घंटा बैठना है तो यू शुड बी कंफर्टेबल, तो पिलोज वगैरह की अरेंजमेंट जरूर कर लीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बाथरूम विजिट तो बनता ही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज वेरी वेरी कॉमन। अब वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट लेकिन अगर आप अपने यूरिन को कंट्रोल करेंगे और टॉयलेट रेगुलरली नहीं विजिट करेंगे तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। तो 2 मिनट्स आपको देती हूँ, आप ये सारी चीजें जरूर अरेंज कर लीजिए। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यू आर ऑन म्यूट एंड आप बोल नहीं सकेंगे इस सेशन के दौरान, तो इसीलिए आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपने डैशबोर्ड में जो क्वेश्चंस वाला बॉक्स है आप उसमें डाल दीजिए। सेशन खत्म होने से पहले हम ये सारे सवालों के जवाब जरूर देने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट? सो अब हम अपने सेशन से शुरू होते हैं। मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे है एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर प्रिपरेशन। सो लेबर और डिलीवरी में क्या होता है इसके बारे में भी आज हम थोड़ी बातचीत करेंगे। इसमें हस्बैंड्स का और फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आपकी फैमिली में से भी कोई ज्वाइन होना चाहता है, कोई सुनना चाहता है, तो आप उसको जरूर अपने साथ ले आइए ताकि वो भी समझ जाए कि ये कितना आपके लिए जरूरी है। अभी होता यह है कि आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं बट लेकिन घर में बोलते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करो। तो अगर आपकी मदर या मदर इन लॉ आपके साथ है तो उनको भी ये सुनना चाहिए कि प्रेगनेंसी में आप किस तरह से सेफली एक्सरसाइज कर सकते हो। लेबर के टाइम पे फैमिली, हस्बैंड, इनका सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर वो भी कुछ सुन लें तो इट्स ऑलवेज डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू, राइट? तो अब हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन से। लेट मी स्टार्ट। मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ, थोड़े से स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं ताकि विजुअल्स भी आपके पास आ जाएं। जस्ट ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सेशन है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर आप इसके बाद अगर आपके पास कोई इश्यूज होते हैं या आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो इसको आपको इजी हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। अब पहला जो कॉन्वर्सेशन ऑफ टॉपिक था वो ऑब्वियसली था एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस के बारे में कुछ भी बोलने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं एक चीज जरूर बोल दूं कि बहुत जरूरी है कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मोस्ट ऑफ द मदर्स, 90% ऑफ द मदर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती एंड हम सब कुछ कर सकते हैं, बट लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी थोड़ी नाजुक होती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डरना है, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा संभाल करनी है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी डू वांट द परफेक्ट बेबी, राइट? तो इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। एक और चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि अगर आपने समझो 4th या 5th मंथ में परमिशन ले ली है तो हर विजिट पे दोबारा से दोबारा परमिशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस होते हैं ये आपके डॉक्टर ही चेक कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता रहे कि आपके कौन से चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग द एंटायर प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं ही, राइट? अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हमको प्रेगनेंसी में क्यों एक्सरसाइज करनी चाहिए? नॉर्मली भी एक्सरसाइज के बहुत फायदे होते हैं बट प्रेगनेंसी में कुछ ज्यादा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज बैक पेन और जो दूसरे डिस्कम्फर्ट्स हैं उससे आपको रिलीफ मिलता है। तो बैक में पेन होता है, लेग में क्रैम्प्स होते हैं, एसिडिटी होती है, कभी थोड़े हेडेक्स होते हैं। तो प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस, अलग अलग जो ग्रोथ होती है आपकी, वो चेंजेस की वजह से आपको ये सारे डिस्कम्फर्ट्स होते हैं और एक्सरसाइज से आपको इसमें बहुत हेल्प मिल जाती है और मूड भी बहुत अच्छा बनता है। हमने काफी बार मदर्स से शायद नहीं बट फादर से तो सुना है कि प्रेगनेंसी और पोस्ट डिलीवरी में मदर्स थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है और एक्सरसाइज करने से आपके जो एंडोर्फिन्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। इसका मतलब आपका जो मूड है वो भी अच्छा रहता है और इंटरेस्टिंगली एनर्जी भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि आपको थकावट काफी हो रही है प्रेगनेंसी में।
लेकिन ये जो है वो एक्सरसाइज से आपकी कम हो सकती है। हो सकता है कि शुरू शुरू में पहला हफ्ता 10-15 दिन आपको फील हो कि आपकी जो एक्सरसाइजेस है उससे आपको और थकावट हो रही है, यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा सा अकड़न फील हो रही है, ये नॉर्मल है। बट लेकिन जब आप रेगुलरली कंटिन्यू करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि इससे आपकी एनर्जी जरूर बढ़ जाती है। मदर्स ने मुझे ये रेगुलरली बोला है कि सोनाली प्लीज एक्सरसाइज क्लासेस रोज करवाओ। वी डू द क्लासेस हफ्ते में दो बार 3 बार, बट वी डोंट डू इट एवरी डे। तो हम बैचेस ऐसे बनाते हैं, बट मदर्स को रोज आना है वो इसीलिए क्योंकि दे फील दैट जिस दिन हम एक्सरसाइज करते हैं उस दिन हमारी नींद अच्छी आती है, राइट? तो अभी हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बैचेस के हिसाब से इट्स नॉट एवरी डे। सो आई जनरली एडवाइज मदर्स के आपने मेरे साथ जो भी क्लास में किया उसके अलावा आप घर पर भी सिमिलर रूटीन कर सकते हैं। जो वेट गेन होता है प्रेगनेंसी का 10 से 14 किलो हम मानते हैं। अगर ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली हार्मोन्स में तकलीफ हो जाएगी, और अगर हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज करने के लिए जो मतलब हम वेट लॉस जैसे वेट रिडक्शन वगैरह के बारे में तो नहीं बात कर सकते हैं, बट कम से कम एक्स्ट्रा वेट की तो बात ना करें। आपकी स्टेमिना और मसल स्ट्रेंथ भी जरूर बढ़ती है। अब स्टेमिना और मसल स्ट्रेंथ आपके इवन चलिए लेबर और डिलीवरी के लिए तो काम आते ही है, बट डिलीवरी के बाद भी आपको बहुत काम करने हैं, बेबी को संभालना है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपके मसल्स और इलास्टिक होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ती है, आपका जो लेबर और डिलीवरी एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा होता है, पॉजिटिव रहता है। एंड डिलीवरी के बाद जैसे मैंने कहा बहुत काम तो तभी शुरू हो जाते हैं, तो योर रिकवरी विल ऑल्सो बी मच फास्टर। एक्सरसाइजेस में अगर पोस्चर की बात ना करें तो ये सेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो हम पोस्चर से शुरू करते हैं। पहली चीज है आपका बैठने का पोस्चर। अभी यहाँ पर स्क्रीन में मैंने 2 पिक्चर्स दिखाए हैं। अगर आप ये पहली पिक्चर देखेंगे जो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट पर आपको दिखेगी, वो लेडी ने बैक सपोर्ट बिल्कुल नहीं लिया हुआ है, शी स्लाउचिंग, शी स्लम्पिंग, राइट? तो इसका जो बैक है ऑल द वे टिल हर सेक्रम, उसको यहाँ पर बहुत ही डिफिकल्टी होने के चांसेस है, राइट? बट लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल इरेक्ट बैठी है और उसने पूरा जो बैक है उसको फुल सपोर्ट दिया हुआ है। एक और चीज इसमें आपको ध्यान देनी है, उसके पैर। अगर आप चेयर सोफा वगैरह पे बैठते हैं जहां आपको पैर नीचे रखने हैं, तो मेक श्योर कि आपके जो पैर हैं वो फ्लोर पे इस तरह से फ्लैट हो, दे शुडंट बी डैंगलिंग। तो चेयर की हाइट, स्पेशली जो मेरे ऑफिस गोइंग मदर्स हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी चेयर की हाइट सही हो, और अगर चेयर की हाइट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे एक छोटा स्टूल रख सकते हैं फॉर प्रॉपर सपोर्ट। अब सिर्फ बैठने की तो बात है नहीं, वी हैव टू आल्सो टॉक अबाउट स्टैंडिंग पोस्चर। प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में वेट बढ़ती है, स्पेशली एब्डोमेन में, और नॉर्मली भी अगर आप देखते हैं तो फॉर अ वुमन यहाँ पर एक फॉर एनी ह्यूमन बीइंग एक्चुअली यहाँ जो स्मॉल ऑफ द बैक है, बटक्स के ऊपर एक छोटा सा कर्व होता है, सो योर बैक इज लाइक दिस, राइट? इट इज लिटरली लाइक अ स्मॉल सी शेप। अब जब एब्डोमेन में वेट इंक्रीज होती है तो ये जो सी है वो थोड़ा सा और एग्जैजरेट हो जाता है, बिकॉज ये वेट आगे पुल हो जाती है। दूसरी चीज जो प्रेगनेंसी में होती है, जो आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा, वो आपके ब्रेस्ट के साइज चेंजेस है। तो अब ब्रेस्ट जैसे अगर आपका इंक्रीज होता है तो आपके शोल्डर्स इस तरह से हंच होना शुरू होते हैं, तो जो आपका बैक है वो माइल्ड सी से एस शेप का कर्व बन जाता है, और इससे आपके पूरे बैक पे स्ट्रेन आ जाता है। तो खड़े होते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान देना है, बी इरेक्ट, से स्लाउच ना करें, स्टे इरेक्ट, अपने शोल्डर्स को थोड़ा पुश बैक करना है। सो इससे आपके बैक को बहुत रिलीफ मिलेगा। ट्रस्ट मी, अगर आप अपने पोस्चर पे ही ध्यान देंगे तो 70 to 80% ऑफ योर बैक प्रॉब्लम्स जो प्रेगनेंसी की वजह से हो रहे हैं वो आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। दोबारा याद करा देती हूँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप एक्सरसाइजेस शुरू कर रहे हैं तो डॉक्टर से गो हेड लेना मत भूलें।
जनरली एक्सरसाइजेस हम प्रेफर करते हैं कि आप 12 वीक्स के बाद शुरू करें, क्योंकि आपका मेन स्कैन तब तक हो जाता है एंड आपको डॉक्टर भी क्लैरिटी दे सकते हैं कि ये आप कर सकते हैं या ये आप नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस आपको स्लोली करनी है और जो काउंट्स हैं ये आपके ऊपर है। तो शुरू में आप 4 से 6 काउंट्स ही करें और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है, आपकी स्टैमिना बिल्डअप होती है, आप अपने काउंट्स इंक्रीज भी कर सकते हैं, राइट। वार्म अप करना ना भूलें, कूल डाउन करना ना भूलें, क्योंकि हम हम कोई बोलते हैं प्रेगनेंसी में स्क्वाट्स करने चाहिए तो हम शुरू हो जाते हैं स्क्वाट्स करते हैं। अब स्क्वाट्स अगर आपने वार्म अप नहीं किया तो मसल पुल्स हो सकते हैं, ज्यादा एक्स एंड पेन्स हो सकते हैं। कूल डाउन नहीं किया तो पोस्ट एक्सरसाइज जो पेन होता है वो बहुत ही काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो वार्म अप और कूल डाउन पे खास ध्यान देना है, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सरसाइज आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड करके करनी है। सारी एक्सरसाइजेज आप सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्टेबल है तो, और लेकिन काउंट्स आप अपने स्टेमिना के हिसाब से इंक्रीज करेंगे। जहां पर भी आप बैठे हैं आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और थोड़ा सा ये ट्राई भी कर सकते हैं। 1 और 2 काउंट्स ही ट्राई करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो आपको पूछना बाकी है, राइट, अपने डॉक्टर से। तो पहली एक्सरसाइज आपकी नेक रोटेशंस है। तो स्लोली आप अपने चिन को इस तरह से ड्रॉप करें, लेफ्ट ईयर टू लेफ्ट शोल्डर, बैक ऑफ द हेड टू द बैक, राइट ईयर टू राइट शोल्डर एंड चिन टू चेस्ट। अब हम इसको रिवर्स करेंगे, राइट ईयर टू राइट शोल्डर, बैक ऑफ द हेड टू द बैक। अब देख रहे हैं मैं इतना स्लोली कर रही हूं, लेफ्ट ईयर टू लेफ्ट शोल्डर एंड चिन टू चेस्ट, राइट। सो ये आप कभी भी कर सकते हैं दिन में। अगेन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सुबह ही उठ के एक्सरसाइज करना है, जब भी आप चाहें आप दिन में एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप कुछ खा के करेंगे, मतलब कुछ हल्का सा जैसे फ्रूट वगैरह लेके आप करें तो बेटर है। और इंश्योर हमेशा यही करें कि आप डिहाइड्रेट ना हो, तो पानी की बोतल अपने साथ रखना मत भूलिए। दूसरी एक्सरसाइज है रिस्ट रोटेशंस। अब रिस्ट रोटेशंस वेरी हेल्पफुल उनके लिए जो खास करके कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो मतलब कभी ऐसा होता है ना कि हम रात को ऐसे सो गए और सुबह उठ के हमने देखा कि हाथ पूरे सूजे हुए हैं, अंगूठी नहीं फिट हो रही, रिंग्स हमारी बिल्कुल टाइट हो गई है। तो इस सिचुएशन के लिए आपको ये रिस्ट रोटेशंस करना बहुत जरूरी है। तो पहले आप अपने हाथ इस तरह से स्ट्रेच कर लीजिए, एक मुट्ठी बना लीजिए बिल्कुल टाइट, स्ट्रेच, मुट्ठी। तो ऐसे 4, 6, 8 दफा करके फिर स्लोली इस तरह से आप रिस्ट रोटेशंस कर लीजिए। तो रोज सुबह उठ के आप इस तरह से अगर करेंगे तो आपके जो सुबह की हाथों की सूजन है वो आपकी कम हो जाएगी। अगर आप रेगुलरली दिन भर कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हर 1 घंटे में थोड़ा पॉज करके इस तरह से आप स्ट्रेचेस कर लेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब हम बात करते हैं पैरों की, एंड जिस तरह से हम हाथों के लिए रोटेशंस करते हैं हम पैरों के लिए भी कर सकते हैं। तो पहले हम फ्लेक्स करेंगे, तो जहां पर भी आप बैठे अपने लेग्स को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए एंड अपने टोज को पॉइंट एंड इस तरह पुल बैक, फ्लेक्स अपनी बॉडी की तरफ से पॉइंट एंड फ्लेक्स। और ये आपको आपके काफ्स पे फील होगा, यू विल बी एबल टू फील इट ऑन योर काफ्स, पॉइंट एंड फ्लेक्स, राइट। अब इसको हम फुल रोटेट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब हम इसको रिवर्स कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4, राइट। सो ये जो है आपके जैसे पैरों में कभी सूजन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, ऐसे लगता है पैर हाथी के पैर हो गए हैं, तो ये एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी चाहिए। अगर आप एक जगह पर ज्यादा बैठेंगे या एक ही जगह पर ज्यादा खड़े रहेंगे तो पैरों में सूजन काफी नॉर्मल है। तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मूवमेंट करना चाहिए, एक ही जगह पर नहीं बैठ के रहना चाहिए फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस। ये जो बटरफ्लाई एक्सरसाइज है ये योगा एक्सरसाइज है, योगा में से हमने बोरो की है। एंड प्रेगनेंसी के दौरान आई रेकमेंड टू मदर्स कि ये आपके लिए सिटिंग पोजीशन एकदम परफेक्ट है।
आप टीवी देख रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं या बस अपने हस्बैंड से बैठ के बातें कर रहे हैं, तो कोशिश करके बटरफ्लाई पोजीशन में ही बैठ जाइए। जिस तरह से ये आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, जितना हो सके आप अपने पैरों को अंदर खींच लीजिए एंड आप उस पोजीशन में बैठ भी सकते हैं एंड यू कैन डू दिस काइंड ऑफ बटरफ्लाई फ्लैप्स अप अप वंस अगेन अप, राइट। सो इससे आपकी जो इनर थाई है उसमें आपको स्ट्रेच फील होगा। Sonali ma'am, I would like to interrupt once. यस, I was just want to say कि मेरे patients ये सब देख रहे हैं exercises that these are perfect ones and they should do it regularly from the beginning, very beginning, like first trimester. I don't know about cat and camel, the one next on the slide. Usually I don't prefer this exercise in the first or second trimester. Usually they should go in the third trimester. राइट। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं कैट एंड कैमल एक्सरसाइज की। अब जो कैट एंड कैमल एक्सरसाइज है ये बेसिकली आपके लोअर बैक के लिए है और अपर बैक के लिए है। जब हम कैट एंड कैमल पोज करते हैं, आई वुड रेकमेंड पहली बात तो आप एक मैट यूज करें, राइट। सो प्लीज डू दिस एक्सरसाइज ऑन अ मैट। ये वाली एक्सरसाइज आप बेड पे नहीं करेंगे क्योंकि इससे थोड़ा क्या स्टेबिलिटी बराबर नहीं होगी एंड इफ योर बॉडी इज नॉट स्टेबल then you will start experiencing pain in the back. So ये exercise आपको मैट पे करनी है। ध्यान ये देना है कि you have to be on all fours. अभी आप all fours पे हैं and slowly आप अपने बैक को इस तरह से आर्च कर रहे हैं and फिर उसके बाद आप अपने बैक को इस तरह से राउंड कर रहे हैं। I generally tell all mothers के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में mainly अगर सब ठीक है तो वॉकिंग वगैरह पे ज्यादा फोकस करिए एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप स्लोली एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। जब आप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं तो आप सिर्फ 4 to 6 काउंट्स कर रहे हैं ऑफ एनीथिंग फॉर द फर्स्ट मे बी 15 to 20 डेज और जैसे ही आपकी बॉडी एडजस्ट और अडेप्ट होती है आप 2-2, 3-3, 4-4 काउंट्स इंक्रीज करते जाते हैं। तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी की कंडीशन इंप्रूव होती है, बेटर होती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो आपके काउंट्स भी उस हिसाब से बढ़ सकते हैं, राइट। कई मदर्स ये कंप्लेन करते हैं या मेंशन करते हैं कि जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं खास करके कैट पोज तो मेरे एब्डोमेन में बहुत स्ट्रेच फील होता है। सो इफ यू फील कि आई एम अनकंफर्टेबल तो फिर आप जो कैट पोज है वो आप अवॉइड करेंगे। यू विल स्टार्ट विद द फ्लैट बैक एंड यू विल ओनली डू द कैमल एंड यू विल कम बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन, यू विल डू द कैमल एंड यू विल कम बैक टू स्टार्टिंग पोजीशन, राइट। तो इट्स अ वेरी कंफर्ट ओरिएंटेड थिंग एंड इसके लिए भी ऑल्सो डू रिकमेंड कि अगर सुपरविजन मिल सकता है तो इट इज ऑलवेज बेटर। बट अगर सुपरविजन का प्रॉब्लम है, नहीं है, आपको कोई क्लासेस नहीं मिल पा रहे हैं या कोई टाइमिंग नहीं मैच हो रहा है, so then of course you have to learn to listen to your body. Pelvic tilt ये भी exercise would be recommended on a mat, हालांकि लेटे लेटे की हुई है बट लेकिन बेड पर नहीं करनी है। बहुत ही सिंपल है, आप इस तरह से फ्लैट लेट के स्लोली अपने बटक्स को रेज करेंगे और रेज करने के बाद यू आर गोइंग टू होल्ड इट देयर फॉर 3 काउंट्स एंड देन आप स्लोली उसको लोअर करेंगे। बहुत टाइम्स मदर्स हमसे ये भी पूछती है कि एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए। सो योर ब्रीदिंग हैज टू रिमेन कंप्लीटली नॉर्मल। प्रेगनेंसी में कहीं पर भी आपको अपनी ब्रेथ होल्ड नहीं करनी है, जैसे कि लंबी सांस लेके आपने होल्ड कर दिया। प्रेगनेंसी में यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड हैव अ कांस्टेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज गोइंग ऑन। सो जब आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो आपकी सांस नहीं फूलनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू ब्रीथ कंटिन्यूअसली। Leg raises, again back to the mat. Again it's easy to do on the bed, but लेकिन हम बेड पे नहीं करेंगे, हम मैट पे करेंगे। जैसे ही आप साइड पे लेटते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि you have to see कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है। It should not be like सर आगे है, बटक्स पीछे है, एंगल पे कर रहे हैं। So that will cause you a lot of discomfort and long-term back pain problems. So make sure that your body is in a straight line. अब नॉर्मली जब हम एक्सरसाइज करते हैं लेग रेजेस की तो हम फुल 90 डिग्रीज नहीं रेज करते, बट बिकॉज वी आर डूइंग दिस टू हेल्प टू स्ट्रेच द पेल्विस, यू शुड ट्राई टू रेज इट टू 90 डिग्रीज। अगेन जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे काउंट्स करने हैं, जरूरी ये है कि आप जो भी पोस्चर कर रहे हैं वो आप अगर सही से करेंगे
सो इट विल गिव यू ग्रेटर बेनिफिट। और ये दोनों लेग्स के लिए करना है, पहले एक साइड फिर दूसरा साइड। अब ये प्रेगनेंसी का बड़ा फेमस एक्सरसाइज स्क्वाट्स, एंड खास करके मदर्स को तो अभी तो खैर ज्यादा हम छेड़ देते हैं कि अब तो हम आपको घर में झाड़ू कटका करवाएंगे, राइट, झाड़ू पोता करना पड़ेगा आपको। नहीं, हाँ, आपसे झाड़ू पोता नहीं करवाएंगे, लेकिन याद ये आपको रखना है कि आपका जो एब्डोमेन वेट इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो गई है, एंड इस वजह से आपका जो बैलेंस है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। सो वी डोंट वांट यू टू हैव एनी इंजरी और फॉल और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो आप एक मजबूत कुर्सी, सोफा, दीवार या अपना हस्बैंड जो आपको अवेलेबल मिले उसको पकड़ के, मतलब सपोर्ट लेकर, लेग्स को वाइड रख के आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, राइट। तो जनरली अगेन अराउंड 20 वीक्स के बाद ही आप स्क्वाट्स को शुरू करें। सो वेयर यू स्टार्ट विथ 4 to 6 काउंट्स, slowly go to 8, and by the time आपका जब third trimester होता है, you will be able to do many more counts. Deep breathing is a very safe exercise and a very important exercise. बड़ी आसान सी लगती है, ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत it's breathing, it's some जो normal भी हम करते रहते हैं, right? So deep breathing से आपकी जो lung capacity है वो बढ़ती है, और उसके अलावा आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो साथ में करते हैं, आराम से बैठ जाइए, एक हाथ आप अपना इस तरह चेस्ट पे रखिए और दूसरा हाथ अपने एब्डोमेन पे रखिए, एक लंबी सांस अंदर, तो आपके दोनों हाथ इस तरह से फूलेंगे और फिर अंदर आएंगे, राइट। सो इट्स एन इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल, डोंट होल्ड योर ब्रेथ एनीवेयर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, राइट। अब डीप ब्रीदिंग का एक और फायदा है, जब आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, इन सम सेंसेस आपका मन भी शांत हो जाता है, यू स्टार्ट टू रिलैक्स, आपका पूरा फोकस वो इन एंड आउट पे जाता है, तो यू स्टार्ट टू फील मोर रिलैक्स। सो इन सम सेंसेस डीप ब्रीदिंग कैन ऑल्सो बी मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। अब बात करते हैं कीगल्स के बारे में। कीगल्स आपके पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हैं और ये हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत जरूरी है। इनको करना कैसे है, आप इमेजिन करिए कि आप को यूरिन पास करना है, आप बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपनी यूरिन कैसे होल्ड करते हैं, बिल्कुल ऐसे टाइट होकर के, राइट। ये आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं। बाथरूम में यूरिन होल्ड करने की प्रैक्टिस मत करना, दैट इज नॉट रिकमेंडेड, राइट। जो आपको करना है इज बेसिकली hold and release, hold and release, and ये आप कहीं पर भी कर सकते हो, बेड पे लेटे लेटे, खड़े हुए, खाना बनाते वक्त, गाड़ी में, ऑफिस में, जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप ये कीगल एक्सरसाइज कर सकते हो। आपका एम ये रहेगा कि दिन में आप कम से कम 50, 60, 70 कीगल्स भी कर लें, जरूरी नहीं है कि सब साथ में करने हैं, but you can do them break करके, like 10-15 in the morning, 10-15 in the afternoon, इस तरह से आप ब्रेक करते करते कीगल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मैम, I'm going to start a little bit on labor. आप अगर एक्सरसाइजेस के बारे में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज डू। Okay, all right. I think maybe she was an important call, maybe. No problem. ठीक है, ठीक है, we will proceed. So अब हम बात करते हैं लेबर और डिलीवरी के बारे में। पहली बात, डिलीवरी आपकी 37 वीक्स जब आपकी प्रेगनेंसी पहुंचती है, so we consider that to be full term, right? अगर आपके पास लेबर के कोई भी साइंस और सिम्टम्स 37 वीक से पहले शुरू होते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये प्री टर्म डिलीवरी हो रही है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है। जब लेबर शुरू होता है तो यू आर गोइंग टू गेट रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस। जनरली मदर्स पूछते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस मतलब जैसे आपको ये पीरियड लाइक क्रैम्प्स की फीलिंग होती है, लेकिन इसमें जो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। दूसरी चीज, ये जो क्रैम्प्स होते हैं आपके बहुत रेगुलरली आते हैं, they are following a pattern, they are following a rhythm.
Some mothers will say कि मुझे ये ज्यादा बैक में फील होते हैं, किसी को लोअर एब्डोमेन में फील होते हैं, किसी को वीकनेस के जैसे फील होते हैं. सो जैसे भी आपको ये क्रैम्प्स की फीलिंग हो जो रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, वी कंसिडर कि प्रोबेबली यू आर इन लेबर. एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है टू अंडरस्टैंड कि लेबर सही में है या नहीं. एक्टिविटी इंक्रीजेस इंटेंसिटी. सो अगर रात का वक्त है, आप उठे, आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं, आप जरा खड़े होके चल के देखिए. अगर चलने से आपके क्रैम्प्स कम हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फॉल्स अलार्म है. लेकिन अगर चलने से ये थोड़ा और इंक्रीज हो जाते हैं तो ज्यादातर ये रियल लेबर है. एंड इसका मतलब आपको अपने हस्बैंड को, फैमिली को उठा करके हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए. हम जनरली मदर्स को रेकमेंड करते हैं कि जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस फील होना शुरू हो, यू शुड स्टार्ट राइटिंग इट डाउन. एक चार्ट बना लीजिए. आजकल तो एप्स भी मिलते हैं बहुत सारे जहां पर आप अपने कॉन्ट्रैक्शंस टाइम कर सकते हैं, बट सिंपल पेपर पेन से भी काम चलेगा, राइट? तो आप अपने कॉन्ट्रैक्शंस का स्टार्ट और फिनिश टाइम लिखना शुरू करिए. और अगर आपके कॉन्ट्रैक्शंस करीबन 20 मिनट्स अपार्ट आ रहे हैं तो ये सही वक्त है हॉस्पिटल जाने का. कभी कभी किसी मदर्स का वाटर बैग भी छूट जाता है, तो बेबी आपको पता है एमनियोटिक फ्लूइड में रहते हैं. दिस इज कॉल्ड द वाटर बैग और द एमनियोटिक सैक. जब लेबर शुरू होता है, जब लेबर प्रेगनेंसी का एंड आना शुरू होता है, तो कभी कभी ये पानी की जो थैली है वो खुल जाती है. तो अगर आपको पानी छूट रहा है तो भी आपको हॉस्पिटल आ जाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव अगर पेन है नहीं है, कॉन्ट्रैक्शंस है नहीं है, अभी बेबी का जो स्टेराइल एनवायरनमेंट है वो खुल गया है. सो कमिंग टू द हॉस्पिटल इज इम्पोर्टेंट. अगर आपको डर लग रहा है या आपके घर में लोगों को डर लगता है, यू नो कई बार ऐसा होता है कि मदर्स तो बिल्कुल गौतम बुद्धा की तरह ब्रीथ कर रही है, रिलैक्स कर रही है, बट लेकिन घर में सारे नर्वस हो रहे हैं, तो घर के लोगों को हॉस्पिटल ले आइए. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हॉस्पिटल आपके घर से बहुत दूर है या ट्रैफिक का समय है या कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपको वक्त लग जाएगा पहुंचने में, तो आप थोड़ा जल्दी भी निकल सकते हैं. जब आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जो भी डॉक्टर अवेलेबल होंगे ऑन ड्यूटी, वो पहले आपको चेक करेंगे. अगर आप जेन्युइनली रियल लेबर आप शुरू है, बिकॉज दे कैन चेक यू नो कॉन्ट्रैक्शंस को आपके लिए. अगर ये रियल लेबर है तो आपको एडमिट कर दिया जाएगा. बस फिर क्या है, आपके जो वाइटल साइंस हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, टेम्परेचर, ये सारे मॉनिटर करते हैं और बेबी की हार्ट बीट भी मॉनिटर की जाती है. इन सब चीजों से डॉक्टर को तसल्ली हो जाती है दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल, एंड देन आपके लेबर को नेचुरली प्रोग्रेस करने देते हैं. वी डोंट रियली नीड टू डू एनीथिंग. पहला स्टेज ऑफ लेबर को हम बेसिकली दो चीजें होती हैं. आपका जो सर्विक्स है वो पहले छोटा होता है, मतलब इफेस होता है, और फिर खुलता है, मतलब डायलेट होता है. तो अब इसको हम सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं. आपका सर्विक्स आपके गर्भ का मुंह है, विच इज गोइंग टू ओपन इन द वजाइना, और प्रेगनेंसी के दौरान वो कुछ इस तरह लॉन्ग, थिक और टाइटली क्लोज रहता है ताकि बेबी बाहर ना आ सके, राइट? जब लेबर शुरू होता है फर्स्ट स्टेज में, पहले ये सर्विक्स शॉर्ट हो जाता है, राइट? तो जैसे आपने देखा ये शॉर्ट हो गया और उसके बाद में वो खुलना शुरू होता है, विच इज कॉल्ड डायलेशन. एंड ये 10 सेंटीमीटर खुलना जरूरी है क्योंकि ये बेबी के हेड का साइज है. सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में डॉक्टर आपको जरूर गाइड करेंगे आपको किस तरह से पोजीशन लेना है, किस तरह से पुश करना है, क्योंकि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द बेबी. तो अब गर्भ का मुंह है, यूट्रस का जो माउथ है, सर्विक्स, वो पूरा खुल चुका है. आप एफर्ट डाल रहे हो, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, डॉक्टर आपको हेल्प कर रहे हैं, एंड इस सब की वजह से बेबी की डिलीवरी होना शुरू हो जाती है. तो पहले हेड, फिर शोल्डर्स एंड फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी. जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो जाती है, अभी भी लेबर खत्म नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यू होते हैं. एंड कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यू इसलिए होते हैं क्योंकि आपके प्लेसेंटा की डिलीवरी होनी बाकी है. इस पॉइंट पर अगर आपने स्टेम सेल बैंकिंग वगैरह के लिए ऑप्ट किया है तो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड वगैरह भी कलेक्ट किया जाता है. प्लेसेंटा इज योर बेबीज लाइफ सपोर्ट सिस्टम जब तक बेबी अंदर है. तो अब इस ऑर्गन की आपकी बॉडी को या आपके बेबी को जरूरत नहीं है.
तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यू होते हैं, रिज्यूम होते हैं और सारा का सारा प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। अब ये तो हो जाता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यहाँ तक तो आपको सब लोग हेल्प भी कर लेंगे, पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो लेबर मैनेज करना है, हमने तो बहुत डरावनी कहानियां सुन रखी हैं, राइट? सो वी हैव टू रिमेम्बर, स्ट्रेस सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से पेन होता है। जितना मदर ज्यादा रिलैक्स्ड होती है उतना स्ट्रेस कम होता है, अगर स्ट्रेस कम होता है तो पेन भी कम होता है, अगर पेन कम होता है तो मॉम का जो लेबर प्रोग्रेस है वो ज्यादा जल्दी हो जाता है, बिकॉज शी इज नॉट वरीड, इजंट इट? इसीलिए लेबर मैनेजमेंट के लिए जो हम बेस्ट चीज मानते हैं वो एक्चुअली है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब मैं आपके साथ कुछ मैजिक करूंगी, राइट? सो वील टीच यू सम मैजिक ट्रिक्स जो आप लेबर को मैनेज करने में आपको हेल्प होगी। पहली, आपको चिल्लाना नहीं है, चीखना चिल्लाना नहीं है, राइट? ऐसा नहीं है कि बेबी डर जाएगा, दैट्स नॉट द पॉइंट एट ऑल। पर अगर आप चिल्लाते हैं तो आप अपनी बॉडी को टाइट कर देते हैं, और अपनी बॉडी को अगर आप टाइट कर देते हैं तो बेबी का जो एग्जिट पॉइंट है वो भी टाइट हो जाता है एंड डिलीवरी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, आपके आजू बाजू वाले लोगों का स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंड उसके अलावा ये भी होता है कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल्स है वो भी कम हो जाता है, बिकॉज यू आर यूजिंग अप ऑल द ऑक्सीजन इन द स्क्रीमिंग एंड यू आर नॉट ब्रीदिंग इफेक्टिवली। तो इसके लिए जितना हो सके कोशिश करके प्लीज अवॉइड स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। अगर हम चिल्लाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, राइट? अब लेबर ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस है वो आपको 28th वीक से शुरू कर देनी चाहिए, 28-30 वीक से, क्योंकि आज मैंने सीखा और सीधा लेबर में करूंगी, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये एक्सरसाइजेस को सीखना शुरू करें, राइट? तो पहले हम आपको सिखाते हैं, फिर साथ में करेंगे। लेबर ब्रीदिंग आपको शॉर्ट ब्रेथ्स करने हैं, सो ब्रीदिंग इन थ्रू द नोज, ब्लोइंग आउट थ्रू द माउथ, राइट? दैट इज द काइंड ऑफ एक्सरसाइज वी हैव टू डू। सो एक कॉन्ट्रैक्शन हम साथ में करते हैं। पहले आंखें बंद कर दीजिए, प्रिपेयर योर बॉडी, टेक अ डीप ब्रेथ इन, exhale. Now switch to short breaths. Breathe in through the nose, blow out through the mouth, only till the chest. Okay? अब आपको याद, you keep going. आपको याद ये रखना है कि लेबर कॉन्ट्रैक्शन जब बिल्कुल इंटेंस होते हैं 60 to 90 सेकेंड्स तक भी चल सकते हैं। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, we should start with practicing for 15-20 seconds and then slowly increase it to 30, 45, 60 and 90 second contractions, right? So keep going. Contraction जब खत्म होता है तो हमेशा एक पॉज होता है, एक ब्रेक होता है। तो उस टाइम पे आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, क्योंकि दूसरा कॉन्ट्रैक्शन तो आएगा, तो उसके लिए आपकी बॉडी की एनर्जी आपको कंजर्व करके रखनी है, राइट? सो अब आप रिलैक्स करिए, जस्ट लूजन आउट योर बॉडी एंड रिलैक्स, एंड देन द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स. So take a deep breath in, exhale, breathe in through your nose, blow out through your mouth, short breaths, and so on and so forth. अब आप ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे? रोज आप एक अपने सामने क्लॉक रख लीजिए. आफ्टर यूर अराउंड 28-30 वीक्स, कीप अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू, एंड ये टाइप की जो ब्रीदिंग है, पहले 1 मिनट आप कॉन्ट्रैक्शन ब्रीदिंग करिए, द शॉर्ट ब्रेथ्स, एंड फिर आप 1 मिनट रिलैक्स करिए. इस तरह से आपको 5 सेट्स करने हैं, राइट? सो 5 बार आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो जब एक्चुअली लेबर होगा, यू विल फाइंड इट मच मोर इजियर टू मैनेज योर पेन्स. इस टाइप ऑफ ब्रीदिंग से आपको डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है, आपके बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है, आपके बेबी को ऑक्सीजन मिलता है. इसकी वजह से बेबी का जो फीटल डिस्ट्रेस है वो थोड़ा कम होने के चांसेस हैं, एंड ऑल्सो पेन मैनेजमेंट, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो तो आपके बॉडी को पेन एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा कम होता है. तीसरी चीज, अगर आपको मोबिलिटी अलाउड है, इफ यू आर अलाउड टू मूव अराउंड, एंड प्लीज विजिट द बाथरूम, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो ये जो पेल्विस है, यहाँ पे 3 ऑर्गन्स हैं. एक आपके बाउल्स हैं,
एक आपका यूट्रस है और ये आपका ब्लैडर है, राइट? तो प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे जब आप लेबर में हैं, अगर आप हर एक घंटे अपने ब्लैडर को एम्प्टी करते रहेंगे तो यूट्रस के लिए, बर्थ कनाल के लिए ज्यादा जगह हो जाएगी। तो और प्लस ऊपर से क्या है कि जब आप टॉयलेट जाते हैं, आप यूरिनेट करते हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स जैसे हो जाते हैं, राइट? कोशिश करके अगर आप उठ करके बैठ सकते हैं, मतलब आपको रेस्ट भी करना अलाउड है, लेकिन अगर आप उठ करके बैठ सकते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि आपको एडवांटेज ऑफ ग्रेविटी भी मिलेगा। तो उठ करके बैठना इज समथिंग विच इज एडवाइज्ड एंड रेकमेंडेड ड्यूरिंग योर लेबर। अगर मूवमेंट अलाउड है, राइट, कि आपने अभी जॉरल नहीं लिया है या आईवी नहीं लगाया हुआ है, तो आपको मूवमेंट भी अलाउड है। तो इसकी वजह से आपके बेबी को नीचे मूव करने में ज्यादा आसानी होगी। आप सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको आपके घर में पिलो कवर चेंज करना है तो आप पिलो को पिलो कवर से कैसे निकालेंगे? उसको हिलाएंगे, खींचेंगे, शेक करेंगे, तो फिर पिलो जल्दी से बाहर आ जाता है। आप इस तरह से पकड़ के तो नहीं रहेंगे, राइट? तो उसी तरह से आपका बेबी इज द पिलो एंड यूट्रस इज द पिलो कवर। तो अगर आप थोड़ा सा मूव करते हैं, जैसे आप वॉक करें या थोड़ा सा स्वे करें, या आप एक्सरसाइज बॉल पे बैठ सकते हैं, या आप डांस भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बिकॉज इससे आपके बेबी को मूवमेंट मिलती है एंड द बेबी मूव्स डाउन फास्टर। नेचुरल पेन रिलीफ के ये कुछ ऑप्शंस हैं। यू शुड रिलैक्स, प्रैक्टिस योर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आपके पार्टनर जो आपके साथ जा रहे हैं वो जेंटल मसाज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जैसे कोई भी इमेजरी, जैसे आप अच्छी चीज के बारे में सोचिए, जैसे आपके हनीमून या प्लेजेंट हॉलिडे, इन सब चीजों के बारे में भी आप सोच सकते हैं। अगर आप एक्यूप्रेशर या आपके पार्टनर एक्यूप्रेशर जानते हैं तो एक्यूप्रेशर कैन ऑल्सो बी यूज्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज माइंड डाइवर्जन। तो जैसे किसी किसी को चांट करने में आराम मिलता है, किसी किसी को ब्रीदिंग करने से आराम मिलता है। मेरी एक क्लाइंट थी, उसने, ये तो बहुत साल पहले की बात है, उस टाइम पे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो उसने क्या किया था कि पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर ले लिया और जो फ्रेंड्स का सीरियल है उसका पूरा डीवीडीज का सेट ले लिया और वो ले गई अपने साथ डिलीवरी के टाइम पे, और पूरे लेबर के टाइम पे वो फ्रेंड्स के सीरियल देख रही थी एंड शी वाज फीलिंग वेरी उसका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो गया। तो वट एवर वर्क्स फॉर यू, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही करना है, यू हैव टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मसाज में हेल्प करते हैं। तो लोअर बैक पे जनरली डिस्कम्फर्ट फील होता है मदर्स को, सो यू कैन प्रैक्टिस मसाज एट दैट पॉइंट, एट दिस पॉइंट्स। Neck and shoulder, very popular. Everybody likes a massage on these areas. किसी मदर्स को लोअर एब्डोमेन पे इस तरह से लाइट मसाज, बट लेकिन यहाँ पे क्या प्रेशर बिल्कुल नहीं यूज करना है, एकदम लाइट, जैसे एफ्लोराज जैसे मसाज आप एब्डोमेन पे भी कर सकते हैं। खाने पीने के बारे में डॉक्टर से पूछ जरूर लीजिए, बिकॉज बहुत डाउट्स होते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि क्या मैं डिलीवरी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे खा सकती हूँ। वाटर एंड आइस चिप्स, इससे आप हाइड्रेटेड रह सकते हैं, बट पूरा ग्लास और बॉटल पानी मत पी जाइए, थोड़ा सिप लीजिए, बिकॉज इससे आपका जो हाइड्रेशन है वो रहेगा, आप जो ब्रीदिंग कर रहे हैं आपका माउथ और लिप्स ड्राई नहीं होंगे, और इतना भी ज्यादा पानी आपने नहीं पिया ताकि आपकी वॉमिटिंग हो जाए, राइट? हाई शुगर फूड्स इन स्मॉल बाइट्स, जैसे ग्लूकोज वाटर है, स्वीट्स है, ग्लूकोज बिस्किट है, ये अगर आपके डॉक्टर आपको परमिशन देते हैं तो यू कैन हैव इन स्मॉल बाइट्स, बिकॉज शुगर से आपका एनर्जी बढ़ जाता है, एंड इफ यू आर हैविंग इन स्मॉल पोर्शन इट डज नॉट कॉज अ रिस्क ऑफ वॉमिटिंग। प्लस ये जो फूड्स है, वन मोर थिंग, एक्चुअली एक छोटा सा क्वेश्चन है कि टोटल वेट ड्यूरिंग द 9 मंथ, मैम ये मेरा आपसे भी क्वेश्चन है प्रीति मैम, कि टोटल वेट ड्यूरिंग द 9 मंथ कितना बढ़ना चाहिए? Sachin, can we do questions after the session? Yeah, not an issue. Actually, I have received one messages from the client, that's why I'm asking. I know, but I can finish the session. Sure. Thank you. We'll answer all the questions at the end. Yes, thank you. Yeah. So, मतलब आप बहुत अगर ज्यादा खा लेते हैं, जैसे आपका लेबर शुरू हुआ और आपके घर पे आपका डिनर टाइम है
और आपने पूरा पेट भर के बुफे के जैसा खाना खा लिया, so that is going to create a problem. एंड हो सकता है बाय चांस अगर कभी इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत हो तो अ फुल स्टमक कैन एक्चुअली कॉज एन इश्यू फॉर यू. तो बी केयरफुल ऑफ दीज थिंग्स एंड ऑलवेज चेक विद योर डॉक्टर व्हेन यू अराइव एट द हॉस्पिटल. आपको ये ध्यान बिल्कुल रखना है कि बर्थ इज अ न्यू बिगिनिंग. अब आप ये जो प्यारा सा पिक्चर आप देखते हो, इट इज सो क्यूट, इट इज सो प्रिटी, इजंट इट? और हम लोग एज मदर्स, आई मीन आई वोंट ब्लेम यू, बट एज अ मदर हु इज हैविंग अ बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम, लेबर एंड डिलीवरी डे हम उसको बिल्कुल डर से देखते हैं. वी आर स्कैर्ड. तो इसको हमको डर से नहीं देखना है, इसको हमको बिल्कुल पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से देखना है. इससे आपका जो एक्सपीरियंस है वो इतना खतरनाक या इतना भयंकर तो नहीं होगा. सिंपल सी बात है, इतने सारे बेबीज रोज बॉर्न हो रहे हैं, इतने सारे मदर्स को बेबीज हो रहे हैं, तो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस. आप अपनी बॉडी पे, अपने आप पे और नेचर पे थोड़ा सा ट्रस्ट करिए. इट विल डेफिनेटली वर्क आउट वेल. आज का जो ये सेशन है इसमें कॉड लाइफ और लाइफ इन परस्यूट्स की तरफ से एक आपके लिए गिफ्ट वाउचर है. सारे जो अटेंडीज हमारे साथ जुड़े हैं, इट्स स्पेशल ऑफर. लाइफ इन परस्यूट्स इज अ ब्रांड जो ऑर्गेनिक और नेचुरल वेलनेस एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाता है, स्पेशली फॉर मदर्स एंड बेबीज. तो मसाज ऑयल्स फॉर बेबीज एंड मदर्स या बॉडी वॉशेस जो आप अगर पसंद करना चाहें, आप घर बैठ करके थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं. ये कुछ बुक्स है जो मार्केट में अमेजोन पे अवेलेबल है. ये मैंने लिखे हैं. आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिए. इन केस यू लाइक समथिंग, इट कैन बी हेल्पफुल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर योर एक्सरसाइजेस. This one, the parenting mantras, is for post delivery. All the little things that bother you about the baby, like breastfeeding, teething, toilet training, इसमें हमने ये सारा कवर किया है. And you have the Super Moms recipe book for babies जब वो खाना खाना शुरू करते हैं. We are ready for questions, but मैंने अपने सारे पर्सनल कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पर डाल दिए. माय वेबसाइट, अगर आप मेरे प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहते हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, बिकॉज वी डू लॉट ऑफ फन स्टफ देयर, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड फॉलो. यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे आपको प्रेगनेंसी, बर्थ एंड पेरेंटिंग. एंड वी ऑल्सो हैव अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विच इज ओनली फॉर टिप्स. तो अगर आप इस नंबर पे मैसेज डालेंगे तो आपको मेरी टीम उस पे ऐड कर देगी एंड यू विल गेट अ फ्री टिप ऑफ द डे इन द मॉर्निंग. राइट? कॉड लाइफ के भी नंबर्स मैंने यहाँ पे डाल दिए. दिस इज, आप अपने नंबर जरूर नोट कर लीजिए बिकॉज आपका गिफ्ट वाउचर और इस सेशन की रिकॉर्डिंग, एंड अगर आप प्रेजेंटेशन लेना चाहते हैं ऑन स्टेम सेल बैंकिंग तो ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर. राइट? We are open to questions. I was supposed to be running that one video and I do not know वो क्यों नहीं चला. I will work that out and hopefully, Sachin, if you have the video with you, maybe you can keep it ready and you can run it once the questions are done. Yeah. I'm sure. Thank you so much, Sonali. This was a wonderful session. Many of the questions which are not answered during the clinic time, I suppose they are being answered, and any more queries will be answered here. So, if you have any questions, you can. Yeah, you can post it in the box. And Sachin का question answer कर लेते हैं मैम. पूरी प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन होना चाहिए? I think if the patient is already overweight or obese, the total weight gain during pregnancy should be around 8 to 10 kgs per 10. And those who are lean and thin and have low BMI, they can gain up to 12 to 15 kgs. Okay. All right. So there is a question which says there is always a stereotype associated with C-section. Could you clarify if there are complications? Should we insist on normal or C-section? I think this should be totally the obstetrician's call, and whatever they suggest will be best for you and your baby. Right, because the doctor is examining you, the doctor is seeing the entire picture,
right? The doctor does not see only normal delivery C-section. The doctor is seeing what is the reasons why she or he is suggesting something. So the most important thing is, I think throughout the session, I've also been saying, check with your doctor, ask your doctor. So at this point also, if at the nth hour you are being suggested to have a surgery, trust your doctor and follow the instructions. Okay. The doctor has seen you for the. Yeah, that's true. So, okay, next question, ma'am. What is the exact posture for sleeping? Some say sleep on left side only. Is that correct? Till 4 months of pregnancy, you can lie straight or on the right or on the left, and this posture should be continued. But after 4 months, better is left posture, left lateral position, because in the left lateral position, your blood flow to the heart goes well, and pressure of the uterus doesn't go on the back vessels, and therefore baby gets more blood supply. So left lateral is better, but patient cannot always sleep on left lateral always. So they can change the postures when required. Okay. So as ma'am is rightly suggested, the left side is the best. लेकिन अगर नींद में आप सो रहे हैं, आपने करवट बदल ली and आप उठकर आप you find yourself on the right hand side or maybe sometimes on your back, तो don't panic. मतलब इसमें डरने की बात नहीं है. आप अगर comfortable feel कर रहे थे, तो little bit changes on the other side are also acceptable. Okay, ma'am. Next question for you. Is it necessary that the second delivery has to be a C-section if the first one is a C-section? It's not always necessary that first is a C-section, so second should be a C-section. It all depends upon the weight of the baby, the level of the lighter, then what is the scar thickness, which is the most important. Like previous section पे जो आपकी uterus पे stitches आए हैं, उसका thickness कितना है? If it is less than 4 mm, then preferably should be a C-section. If the baby is overweight, then again it should be a C-section. If there's cord, more than 1 inch of cord around the neck with a previous C-section, then it should be a C-section. And what I will say is that after the C-section, I prefer a C-section. Okay. All right. Also, I think, ma'am, ये भी होता है ना कि previous C-section किस वजह से हुआ था, क्योंकि कभी-कभी medical reason होती है और वो repeat हो जाती है. जैसे अगर एक मदर during pregnancy, yes, like अगर hypertension रहा है, diabetes रहा है, तो वो second pregnancy में repeat होने के chances always होते हैं, and इसीलिए obstructed labor, like पहले बच्चा फंस गया था, and that's why the doctor has done your C-section. Then again, that means that your pelvis must have been a small one, and therefore this baby again may find difficulty going through labor. So those are things that ये आप अपने डॉक्टर से अच्छे से पूछ के कंसल्ट करते हैं. आई थिंक प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो जाती है कि हम डर जाते हैं, या जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते और फिर घर में आके अपने खुद के ख्याली पुलाव पका लेते हैं, लोगों से पूछते हैं और गूगल पे देख लेते हैं और फिर और कंफ्यूज हो जाते हैं. सो डोंट डू दैट. जो भी आपके मन में डाउट्स है, सवाल है, आप अपने डॉक्टर से बेहिचक पूछ लीजिए, सो दैट यू कैन फील कंफर्टेबल. और ये सारी चीजें आपको डॉक्टर ही समझा सकेंगे. आपको अपने स्पेसिफिक केस के बारे में यहाँ वहां से इंफॉर्मेशन नहीं लेनी चाहिए. राइट मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन. Is weight loss a concern during pregnancy? Weight loss during first trimester because of excessive vomiting, and patients are not able to eat well during the first trimester because of the nausea and vomiting. So 1 or 2 or 3 kgs weight loss during first trimester is acceptable, but yes, it should not occur in the second and third trimester. It's of concern if you are losing in the second and third trimester. Right. And एक चीज मैम यहाँ पर आई थिंक फॉर एवरीबडी, अगर आपको बहुत एक्सेसिव नौशिया और वॉमिटिंग हो रही है और आप बिल्कुल कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो डॉक्टर को बता जरूर दीजिए. क्योंकि मैंने कई बार मदर से ये सुना है कि हम डॉक्टर को बताएंगे तो दवाई दे देंगे,
और प्रेगनेंसी में दवाई नहीं लेनी चाहिए. So don't do that because बेबी को न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी हो जाता है. अगर आप बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो that is harmful. Don't be scared. Please mention it to the doctor. Okay. All right, ma'am. Next question. From week 20, do we feel baby movements daily, or it can vary, like feeling for 2 days and then not feeling for 1 or 2 days? Yes, after 20 or after 22 weeks in the first mother, I mean primigravida, those who are conceiving for the first time, they feel movements usually after 22 weeks. If they are having a second or third baby, the movements usually they feel after 20 weeks. Yes, they should feel them regularly on a daily basis, at least 10 to 12 flickers per day. Movements become more intensive after 26 weeks. But between 20 to 26 weeks, they just can feel the flickers, like something is flapping from inside the abdomen. So they are considered as movements. Patients feel that movements means they'll feel round and round and round and round. Movements are not like that. Indeed, between 20 to 26 weeks, they are just flickers and they are more intense after 26 weeks like kicks. Yes, they should feel it, and if they do not feel movements daily or at least 10 to 12 times daily, then they should seek consultants. Right. I think जब हम बेबी मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो कई वेबसाइट्स एंड किताबें वगैरह में फीटल किक लिखते हैं. तो मदर्स बहुत बार मैम ये मेरे से क्वेश्चन हमेशा पूछती है कि आई एम नॉट फीलिंग किक्स. मुझे वो बिल्कुल जैसे दहाड़ के जैसे फीलिंग नहीं हो रही, जो मूवमेंट्स फील हो रहे हैं. इज दैट नॉर्मल? सो इट इज नॉर्मल. जरूरी नहीं है कि बेबी आपको फुटबॉल की तरह हमेशा अंदर से किक करता रहे. एज लॉन्ग एज यू आर फीलिंग द मूवमेंट्स, इवन टर्न्स एंड ट्विस्ट्स एंड बैले लाइक मूवमेंट्स, ये भी काफी नॉर्मल होते हैं. सो don't worry. Actually, between 20 to 26 weeks, the baby is very small. It doesn't have enough muscle strength, so they can feel the jerks and kicks. So they are like little flippers, little movements like this. They are also movements. And also every baby is different, ma'am. I've had two. I'm a mother to two children. I remember my first born, my son. He was very, very active inside, or at least that's what happened. Everybody could even see my stomach move, and people used to point and say, oh, your baby is moving. And I would be like, of course, I know it's my stomach which is moving. And the second time when I was pregnant, I think I had a lazy bum. I call my daughter that even now. She would move very gently. So it was difficult for people to see my stomach move. But every time I would go to the doctor would say everything is fine. I could feel the movements, but not externally. So what we also have to remember is we should not be comparing with other people. We should compare with our own self only. What is my regular pattern? If my baby is doing this, then we have to expect that. So don't panic. Acha ma'am, one additional thing I think would be exercise. Abhi I have been saying consult your doctor. In which situations would you contraindicate exercise? मतलब आप कौन से टाइप के मदर्स को मना करेंगे कि बिल्कुल एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए? I do recommend breathing exercise to each and everyone, walking to each and everyone during the first and second trimester and third trimester as well. And many exercises which you have shown, like cat and camel, then butterfly, then squats, I do recommend these in the third trimester. But general stretching exercises like neck, leg stretching, wrist stretching exercises, they are good ones even in the first and second trimester. I do not advise exercises to mothers who have threatened abortions, like those who have bleeding problems in the first trimester. They should not do these exercises, but they can do breathing exercises and neck and hand stretching exercises. Then I do placenta previa. That means when they कहते हैं ना अवल नीचे है, अवल बच्चेदानी के मुंह पर है. So in cases of placenta previa, they also should not do any exercises. They should even abstain from intercourse during that. Right. And those who have bad obstetric history, like those who have history of preterm deliveries previously. पहले उनको बच्चे जल्दी हो गए 7वें महीने में 6वें महीने में, तो they should also do not do much training exercises. Okay. And ma'am, what about twin pregnancies?
Twin pregnancy again is a difficult pregnancy. Chances of preterm delivery are high in in twin gestations. So they should also do only light exercises. Right. Light means light leisure walk and breathing exercise. Right. Okay. So I think जो question box है वो तो हमारा already complete हो गया है. Participants, Dr. Ma'am is still with us. Dr. Preeti is answering questions. Sachin is also with us. He is from Cord Life. And I know कि stem cell banking के बारे में भी generally काफी questions होते हैं. तो अगर आपके कोई सवाल हैं related to stem cell banking, तो I'm sure Sachin will be very happy to answer them. एक दो चीजें हैं जो yes. Yeah, ma'am. Basically, I would like to add one more thing. Yes. I think all the important exercise that is pretty relevant for the pregnant ladies only. What about father? So I would like to add some more important exercise, especially for father. And this basically exercise basically designed by me only. And this Okay. exercise name is a nappy changing exercise. Because the reason is that because during the 9 months, it doesn't mean ki all the responsibility taken care by the pregnant mother only, woman only, but some exercise will be taken care by the father also. So this basically exercise designed by me, that name is nappy changing exercise, and इसकी जरूरत I think डिलीवरी के बाद फादर को जल्दी पड़ने वाली है, तो बेटर है कि वो स्टार्ट कर दे. Second, ma'am, one more thing, the length of the umbilical cord, that is depend the movement of your baby in final trimester. Is it true? मैम आपसे एक पूछ रहे हैं Yes. umbilical Yes, cord जो लेंथ Is it true, Yes, ma'am? if the cord is too long, then there are more chances of wrapping them around the neck. That's what you are asking? No, I'm no asking he's asking if the cord is short will the baby movements be less? No, I don't think so. Okay, because I have received this kind of question ki what is the length of the umbilical cord, because and I heard something told me ki now the length of the umbilical cord is depend the movement of your baby in final trimester. Baby जितना move करेगा umbilical cord की length. No. Movements doesn't depend on the length of the umbilical cord. Yes, definitely during labor, if the length of the cord is small, then the baby finds difficulty moving down into the vagina and the birth canal. So sometimes we face difficulty delivering babies who have small umbilical cords. Length of the cord is small. And if the length is too big, then again chances of cord around the neck are more. Possibly. But I know, baby and movement doesn't depend upon the cord length. I mean, in the case of twins case, sometimes single placenta double cord and sometimes double placenta double cord. So single placenta double cord की जहाँ बात आती है, तो वहाँ पे is it true कि premature delivery के chances ज़्यादा होते हैं? No. If it is a monoamniotic, monochorionic pregnancy, that means that both the babies are in the same sac, in the same amniotic bag. Then there are chances of preterm deliveries. When it is monochorionic diamniotic, that means two baby sacs are there, one placenta is there, and two cords are there. In that case, there are no chances of preterm delivery. Even if it is dichorionic diamniotic, means two bags and two placentas. Again, chances of preterm deliveries are not there. Okay. So basically, these two kind of question I have received the message from my client that I'm asking you. Okay. So now, ma'am, first of all, thank you so much. Now, let me just really share the information of stem cell banking. I just need only 2 or 3 minutes. That's it. So Yes, first of patients all, who want to know more about cord blood, which I am not able to tell them during the clinic time. So, Sachin, it will be better if you will brief them up about what is cord blood banking and how it is helpful for the baby and family. Sure, ma'am. So basically, first of all, cord blood banking, first of all, this is really a once in a lifetime opportunity which comes at the time of delivery only. And if we miss this opportunity at the time of delivery, we can miss forever. So when basically, Cord Life is the largest stem cell bank in Asia Pacific. And basically, we collect 2 things at the time of delivery. One is umbilical cord blood. Second is entire umbilical cord. All the collection procedure, it has to be done just within a 10 minutes after the delivery. Before giving the presentation, before preserving the stanza and all, some protocol we have to be decided. One is the quantity of the umbilical cord in cord blood in umbilical cord that is depend on baby weight. Suppose if the baby is healthy,
The definition of the healthy baby in India, that is 2.5 kg to 4 kg, that is the definition of the healthy baby in India. So if the baby is healthy, we are getting enough quantity, is around 80, 90, 100 ml blood through umbilical cord at the time of delivery, and we also collect the umbilical cord. Through umbilical cord blood, we are harvesting a hematopoietic stem cell that is known as HSC, and these hematopoietic stem cells are very much beneficial in the case of any kind of blood-related disorders, even some inherited disorders, some neurological disorders. ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर मींस ऐसे लोग, ऐसे बेबी जिनके बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जनरेट नहीं होता है, और ऐसे लोगों को हर महीने हमने देखा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए सेंटर ले जाना पड़ता है, डिजीज लाइक थैलीसीमिया मेजर, सिकल सेल एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया. तो जहाँ पे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कैंसर की बात होगी, वहां पे कॉर्ड ब्लड हीमोटोपैथिक स्टेम सेल इज द ओनली वन ऑप्शन, बिकॉज स्टेम सेल नोन एज ए रीजनरेटिव मेडिसिन, ये हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स, मसल, बोन्स और टिश्यूज को रिग्रो और रीजनरेट करने में काम आते हैं. एंड कॉर्ड ब्लड की हीमोटोपैथिक स्टेम सेल्स, बिकॉज हमारे आपके टाइम में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, जो सबसे पहला ऑप्शन पूरे वर्ल्ड में जो आया था, दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट. बट व्हाट हैपेंड इन बोन मैरो, एनीबडी हैविंग ए डिजीज लाइक ब्लड डिसऑर्डर्स, वहां पे डॉक्टर्स नीड 100% एचएलएस मैचिंग. डॉक्टर्स को वहां पे ब्लड मैचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, डॉक्टर को एचएलए मैच कराना होता था, और वहां पे 6 में से 6 जब तक एचएलएस मैच नहीं होगा, डॉक्टर बोन मैरो में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते थे. 6 में से 6 एचएलएस मैच होने की प्रोबेबिलिटी जो होती थी वो 10,000 में से एक आदमी की होती थी, वहां पे चांसेस बहुत रेयर होते थे. फिर साइंटिस्टों ने देखा कि नाउ इज देयर एनी अदर ऑप्शन एंड वी गेट द स्टेम सेल्स. एक दूसरा ऑप्शन आया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल व्हिच इज बैंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. व्हाट हैपेंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, कि किसी लेडी से कंसीव किया, 3 and 4 मंथ्स का उनका एम्ब्रियो डेवलप्ड हुआ, और जब उनके एम्ब्रियो में से स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट किए गए, तो वहां पे डॉक्टर्स ने देखा कि 6 में से 3 अगर 50% भी एचएलएस मैच होते हैं, तो किसी भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स और कैंसर का ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल है. बट इन द केस ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल देयर आर सम एथिकल इश्यूज, क्योंकि जब एम्ब्रियो से स्टेम सेल हार्वेस्ट किए गए तो एम्ब्रियो ने आगे डेवलप नहीं किया, जैसा कि अबॉर्शन. तो हम अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान नहीं ले सकते. फाइनली ये सोर्स है कॉर्ड लाइफ जिस पे काम करता है, वो है अम्बिलिकल कॉर्ड एंड कॉर्ड ब्लड प्रिजर्वेशन. नंबर 1, एट द टाइम ऑफ कलेक्शन हमें ना ही तो मदर को टच करना है, ना ही हमें बेबी को टच करना है. ये प्रोसीजर उस कॉर्ड और प्लेसेंटा से हम लोग करेंगे, जो बीइंग ए मेडिकल वेस्ट, अगर आप इस कंसेप्ट में नहीं भी जाएंगे तो बीइंग ए मेडिकल वेस्ट डॉक्टर इनको डस्टबिन में फेंकने वाले हैं. और ये एक ऐसा प्रीशियस प्रॉपर्टी है जो ना सिर्फ आने वाले बच्चे को बल्कि एंटायर फैमिली मेंबर्स को कवर करती है. तो जो ब्लड के थ्रू जो स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, दीज आर बेनिफिशियल इन द केस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स कैंसर, जो कि इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को कवर करेंगे, बेबी इटसेल्फ, बायोलॉजिकल सिबलिंग एंड बायोलॉजिकल पेरेंट्स को कवर करेगा. सेकंड, वी आल्सो कलेक्ट द अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड में से वी एक्सट्रैक्ट द कॉर्ड टिश्यूज. एक होता है अम्बिलिकल कॉर्ड की आउटर लाइन, दैट इज कॉल्ड एम्नियोटिक मेम्ब्रेन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसमें से हम लोग कॉर्ड टिश्यूज निकालते हैं. EPSC, एपिथेलियल सेल्स, जो कि कॉर्ड लाइफ की यूएसपी है, एक्सेप्ट कॉर्ड लाइफ nobody can preserve epithelial stem cells, जो कि कॉर्ड की आउटर लाइन में से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे. These epithelial stem cells are very much beneficial in the case of skin disease, cosmetic surgery, cornea regeneration, even outer surface of the any organ, जो internal organ like kidney, liver, pancreas, अगर उनकी outer layer damage होती है, that is known as ulcer, तो that can be regenerated by the epithelial cells. और एक तीसरी तरीके के स्टेम सेल हम प्रिजर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेसेनकाइमल स्टेम सेल, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड की मिडिल लाइन में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. एंड दीज आर बेनिफिशियल इन द केस ऑफ कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज. मैम, लेट मी गिव यू एग्जांपल. मिस्टर अजीत जोगी, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, लास्ट 10 to 12 ईयर बैक ही हैड अ सीवियर एक्सीडेंट, और उनकी स्पाइनल कॉर्ड 4 to 5 पार्ट में मल्टीपल रैप्चर्ड हुआ था. अजीत जोगी जी के पास में स्टेम सेल्स नहीं थे, तो बेसिकली ही बोरोड द स्टेम सेल फ्रॉम पब्लिक बैंकिंग, और उनका ट्रांसप्लांट किया गया दिल्ली में डॉक्टर गीता श्राफ द्वारा. तो अजीत जोगी जी की जो स्पाइनल कॉर्ड पे जो डेवलप किया गया था, वो स्टेम सेल थेरेपी से किया गया था. तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज. एंड वन मोर थिंग, मैं थोड़ा सा आपका थोड़ा इसके अंदर मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा. नो, इंडिया इज बिकम टू बी डायबिटिक कंट्री, और डायबिटी हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, टाइप 1, टाइप 2. जनरली हम लोग 20 मार्च 2020 से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज पैंडेमिक सिचुएशन में, उनके दिमाग में ये चीज है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन का मेरे बेबी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा. बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज हाइपरटेंशन के कारण डायबिटिक हो जाते हैं, बट बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज डिलीवरी के बाद उनकी डायबिटिक खत्म भी हो जाती है. बट अगर सीवियर डायबिटिक हो गया है ड्यूरिंग द 9 मंथ, तो कहीं ना कहीं बेबी को कैरी कर सकता है, और बेबी जुवेनल डायबिटिक टाइप 1 डिलीवर्ड होता है. मींस उनके पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं वो डेड होते हैं, और बॉडी में इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता. तो अगर पैंक्रियास के बीटा सेल्स बाय बर्थ डेड हैं,
So that can be regenerated by the mesenchymal stem cell. That is authentic data available all over the world. Diabetes type 2 पे research is going on. So मैम जो ऐसे बहुत से पेशेंट जो आते हैं जिनकी डायबिटिक हिस्ट्री है, जो 9 मंथ के दौरान डायबिटिक हैं, तो उनको हम जरूर ये गाइड कर सकते हैं कि नाउ अगर बेबी जुवेनाइल डायबिटिक टाइप 1 डिलीवर्ड होता है तो स्टेम सेल इज ओनली वन ऑप्शन. तो वी कैन गो थ्रू एटलीस्ट गो थ्रू द एंटायर प्रेजेंटेशन एंड ऑल. So ma'am, we have so different kind of options, we have a different kind of services, because we are not discussion for that 2 years and 10 years, we are discussion for the longer time, 21 years or lifetime. तो हम लोग पूरी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं कि हाउ इज इट वर्क, फैमिली मेंबर्स के कितना बेनिफिशियल है, हम क्या क्या चीज प्रोवाइड करेंगे, किस किस को कवर करेगा, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है. तो इसके लिए हम लोग एक पूरा होम प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं. कोई भी पेशेंट या किसी की कोई भी क्वेरीज हो या आपके थ्रू कोई भी क्वेरीज हो, you can share my number any sort of time, so we can provide the entire information as per his convenience and all. So any question which is related to the stem cell banking, any can you can ask me. Yeah, ma'am, I think now session over to you. Thank you. So as of now, there are no more questions. We'll just wait 1 or 2 minutes in case someone has a question. Just a gentle point के please आप अपने questions जरूर डाल दीजिए. Sachin, we should tell the mothers this is also once in a pregnancy opportunity. कि उनको यहाँ पे 3 लोग मिल गए questions answer करने के लिए, एकदम आराम से हम बैठ के answer कर रहे हैं. So please take full advantage of this opportunity and ask your questions. All the queries you already done, ma'am. So this is a time to just end up the session, ma'am. So this session is already recorded. Does anybody want to take this kind of recording the session? So we will share the entire information on your email ID. And this kind of session basically CordLife basically regularly basis we just conduct this kind of session. So next class जो भी हम डॉक्टर्स प्रीति मैम के साथ करेंगे, जो भी सेशन का टॉपिक मैडम डिसाइड करेंगे 15 to 20 days बिफोर, हम आपको सारे लिंक और सारी चीज शेयर हम आपको ऑलवेज फॉरवर्ड करेंगे, ताकि नंबर से ज्यादा हम लोग क्वेरीज कर सकें, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सोनाली मैम को हम डिस्टर्ब कर सकें, परेशान कर सकें. हम ये सारे के सारे सेशन के साथ करते रहेंगे. So Sonali ma'am, thank you so much for giving me valuable time. Thanks you attendees to just give me a valuable time in this particular session. Thank you so much, Sachin. Thank you, Preeti ma'am, for joining us on a Sunday morning. And moms, have a safe pregnancy. Stay happy. Smile a lot. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank, CordLife. One chance, one choice.